Hello everyone. So today we are going to discuss this topic of exemption under your capital gains. So this is very important. Um, it's very easy also, बहुत easier topic. So I'll tell you a little bit about what exemptions we are getting in capital gains. And as I told you in the last class, only two topics are left for this chapter. One is our tax rates. The other one is exemptions. So today we are going to cover this first, and then if we have some time left, we are also going to cover tax rates. If not, we are going to cover it in the next class. ठीक है सर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. कोशिश करेंगे आज ही करने का. अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. मैं कोशिश करता हूँ दैट इन एवरी क्लास आई टेक अप, आई ट्राई टू कवर वन और टू फुल फ्लेजेड टॉपिक्स. मैं ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करता हूँ, थोड़ा हॉच पॉच हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है. बट कुछ लोगों का फीडबैक आया कि आप क्लासेस थोड़े और ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो. सो आई डू वन थिंग. मैंने थोड़ा अपनी लास्ट 2-3 क्लासेस में, अगर आपने देखा हो, थोड़ा ड्यूरेशन इंक्रीज भी किया है. वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन की बात करें तो मेरे एस्टिमेशन से 10 लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे. अब ये जो 10 लेक्चर्स हैं, इनका ड्यूरेशन देखें अगर आप, एवरेज ड्यूरेशन, तो एवरेज ड्यूरेशन जा रहा है इसका 1 आवर टू 1 आवर 20 मिनट्स, जो मुझे लग रहा है. ठीक है, इतना ड्यूरेशन जा रहा है. पीजीबीपी में, इसके बाद हम पीजीबीपी टेकअप करने वाले हैं. पीजीबीपी हेड में, पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेज, आई जस्ट डिसाइड विच हेड आई वांट टू टेकअप. सो इन दोनों में से जो भी हम हेड टेकअप करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास टू 2 आवर्स, 2 आवर्स टू 2 आवर्स 30 मिनट्स. ठीक है, तो इतना ड्यूरेशन हम रखेंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस विल आल्सो रिड्यूस. मुझे लगा कि आप लोग इस फॉर्मेट में कंफर्टेबल होंगे, बट आई थिंक वील ट्राई दिस वन ऑल्सो इन द कमिंग चैप्टर. तो उससे क्या होगा, एक वीक में प्रॉबेबली, ये तो आई थिंक अगर इतना ड्यूरेशन लेक्चर का रखा तो ये 2 to 3 लेक्चर्स से ज़्यादा का नहीं है. 2 लेक्चर्स में आई थिंक वी रैप इट अप. अदर सोर्सेज 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा. और अगर पीजीबीपी में इतना ड्यूरेशन रखा तो आई थिंक 7 लेक्चर्स आर इनफ. दैट इज 1 वीक इज इनफ. तो मैं ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, वही सही रहेगा, सो दैट वी आर एबल टू कवर मैक्सिमम इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल. ठीक है, तो आई विल डू दैट. एंड इफ द फीडबैक इज नॉट राइट, अगर आपको बीच में लगता है कि नहीं ये सूट नहीं कर रहा, तो आई विल कम बैक टू द नॉर्मल रूटीन ऑल्सो. सो वट एवर द प्रॉब्लम इज, वो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो. बट मुझे एज सच किसी से इस ड्यूरेशन में प्रॉब्लम आई नहीं थी. बट मैंने खुद ही जब 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा सर यू कैन गो with this format also. So I'll try to go with this one with 1 or 2 lectures. You can let me know if this suits you. अगर सूट कर रहा है तो we'll continue this only. ठीक है, चलिए. तो एग्जेम्पशंस की बात करने वाले हैं, एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन. तो एक बात पहले ये कर लेते हैं, व्हेन आर वी टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मिलेगा कब. तो अभी तक हमने क्या प्रोसेस देखा, ये चार्ट बना देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स की बात. तो सबसे पहले आप क्या करते हो बॉस, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैं फेयर बोलता रहता हूँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जस्ट अ फैंसी नेम फॉर जस्ट अ फैंसी नेम फॉर सेल प्राइस. ठीक है, कितने में बिका भाई, ये इसकी एक्स प्राइस आ गई. उसके बाद हम करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं. अगर लॉन्ग टर्म होता है तो इंडेक्स्ड वर्ड लगा देते हैं और इस पे इंडेक्सेशन भी लगा देते हैं. इंडेक्सेशन कैसे लगता है, इनटू जिस ईयर में सेल हुआ है उसका CII, और जिस ईयर में परचेज किया था, या फिर 2001 का CII. ठीक है, तो ये परचेज का CII. तो ये दोनों चीजें हो गई. इसी के बाद हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लगा देते हैं. अगर लॉन्ग टर्म है तो इसे भी इंडेक्स कर देते हैं. इम्प्रूवमेंट के केस में हमने देखा 2001 से अगर पहले की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसे हम लेते ही नहीं. ठीक है ना, इनटू सेल वाला ईयर, पर इम्प्रूवमेंट वाला ईयर. ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाला कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा दिया और ये आ गया यहाँ पर. तो ये यहाँ पर आ गया, ये फिगर यहाँ पर आ गया.
ठीक है सर। क्या इसके बाद हमारा कैपिटल गेन निकल आता है सर? यस सर, कैपिटल गेन आ गया, कैपिटल गेन आ गया। दिस कुड बी शॉर्ट टर्म, दिस कुड बी शॉर्ट टर्म और दिस कुड बी लॉन्ग टर्म, इट कुड बी एनी ऑफ द टू, ठीक है ना सर। चलिए, अभी तक ये कहानी हमने पढ़ी है, वी हैव कवर्ड दिस मच टिल नाउ। So where is exemption in this scenario? Where will exemption fall in this scenario? Exemption कहाँ आएगी? क्योंकि हमने तो अभी तक यहाँ पे पढ़ी नहीं है दोस्त, इसीलिए नहीं पढ़ी क्योंकि इस के जो स्टेप्स हैं इसमें एग्जेम्पशन है भी नहीं, इंक्लूडेड है भी नहीं यहाँ पर। एग्जेम्पशन कब आएगी? जब आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया है, जब आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया है उस केस में एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन इफ दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, step 3 and step 4, exemption is step number 5. Now here we will write exemption under section 54. अब 54 सेक्शन में एग्जेम्पशंस दिए हैं। 54 सेक्शंस के काफी सारे सब सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग टाइप के एग्जेम्पशंस दी हुई हैं और हम वो सारी पढ़ेंगे, ठीक। तो हम पहले आउटलुक ले रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि व्हाट आर वी इवन ट्राइंग टू स्टडी, हम पढ़ भी क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इधर फिगर्स और डाल देते हैं सर। चलिए, लेट अस से ये 100 लाख रुपीस है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 30 लाख रुपीस थी इंडेक्सेशन के बाद, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपकी 10 लाख रुपीस थी इंडेक्सेशन के बाद। तो हमने ये माइनस कर दिया। यहाँ पर एक्सपेंसेस और माइनस होते हैं, वो ज्यादातर होते नहीं है इसलिए मैंने लिए नहीं है, एक्सपेंसेस और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया सर। अब आपका कैपिटल गेन निकल कर आ गया, कितना आ गया? 60 लाख रुपीस का कैपिटल गेन आ गया। अब आप ये देखेंगे, अच्छा अब इस पे लगना है टैक्स, तो क्या अभी टैक्स लगा दूं? इस पर लगना है टैक्स, तो क्या अभी टैक्स लगा दूं या वेट करूं? चलिए सर वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एग्जेम्पशंस देखनी है, कुछ एग्जेम्पशन मिली है क्या लॉ में। अगर एग्जेम्पशन मिली है, लेट अस सपोज इस पर 60 के 60 लाख की एग्जेम्पशन मिल गई, तो फिर कैपिटल गेन कितना बचा दोस्त? 0 बचा। तो फिर आप टैक्स क्यों लगाओगे? नो टैक्स। अगर लेट अस सपोज यहाँ पर एग्जेम्पशन का अमाउंट मैं कम कर देता हूँ, आपको एग्जेम्पशन कितने की मिली सर? आपको एग्जेम्पशन मिली लेट अस से 40 लाख रुपीस की, तो आप पूरे पे टैक्स क्यों लगाओगे 60 लाख रुपीस पर? यू विल पे टैक्स ऑन 20 लाख ओनली। ऐसा भी हो सकता है हमें एग्जेम्पशन ना मिले, एग्जेम्पशन ना मिले, एग्जेम्पशन 0 है, तो फिर टैक्स कितने पे लगेगा? 60 लाख पर लगेगा सर। सो टैक्स यहां पर लगाना सही नहीं होता, एक बार एग्जेम्पशंस देखनी पड़ेंगी। अगर एग्जेम्पशंस हैं तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा कैपिटल गेन का रिमेनिंग, उस पर आप सर टैक्स लगाएंगे, उस पर आप लगाएंगे टैक्स, ठीक है सर। क्लियर हो गया? अब एग्जेम्पशंस देखनी है हमको। अब हमें क्या देखनी है? एग्जेम्पशंस देखनी है। वन ऑन वन हम एग्जेम्पशन देखेंगे एंड देन वील मूव अहेड। वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, so first of all we'll take it one by one. There are two different ways under income tax act जिसे exemption मिल सकती है कैपिटल गेन्स, ठीक है। वो क्या है? अच्छा ये आपको देखिए, एग्जेम्पशंस का ऐसा है कि हमने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की तो उस पर हमें कैपिटल गेन अराइज होगा, वी नो दैट कि इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा, तो हमारे को एग्जेम्पशंस भी पहले से पता होती हैं। तो एग्जेम्पशंस देखेंगे किस टाइप के एग्जेम्पशंस है। एक चीज और बता देता हूँ थोड़ी सी, कि एग्जेम्पशंस जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ होती हैं अनकंडीशनल, जैसे जीएसटी में पढ़ा था अगर आपको याद हो, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल में क्या होता है? अनकंडीशनल में ये होता है कि लेटस से कि मुझे यूनिट्स मैंने बेचे, यूनिट्स ऑफ यूटीआई बेचे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स बेचे, तो ये तो सर एग्जेम्प्ट ही है। अनकंडीशनल, इस पे कुछ कंडीशंस नहीं है। अगर आपने ये प्रोडक्ट आपका ये है, या मैं ये बोल दूं कि अगर ये पर्टिकुलर कैपिटल एसेट है, तो ये तो एग्जेम्प्ट ही है सर, इस पे कोई कंडीशन वाली बात नहीं। देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू इट, देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू द एग्जेम्पशन, कुछ अटैच नहीं, सीधा एग्जेम्प्ट। एक होती है कंडीशनल एग्जेम्पशन।
कंडीशनल एग्जेम्पशन क्या होती है? कंडीशनल एग्जेम्पशन इज कि अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. देयर इज अ कंडीशन अटैच टू इट. देयर इज अ कंडीशन अटैच टू इट. कंडीशन अटैच्ड. कैसी कंडीशन? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला इन्वेस्ट इन फलाना फलाना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो इस टाइप से उन्होंने आपको बता दिया, दे हैव गिवन यू प्लेसेस टू इन्वेस्ट. If you invest in that particular place, you will get exemption. So this is conditional exemption. There's a condition attached to the exemption. ठीक है ना? तो ये एग्जेम्पशन का हो गया कि कंडीशनल एग्जेम्पशन ऐसी होती है. तो दोनों ही टाइप के एग्जेम्पशन हो सकती हैं. और ये मैं सिर्फ इसके लिए कैपिटल गेन के लिए बता रहा हूँ, या अदरवाइज भी लॉ में बता रहा हूँ. किसी भी लॉ की बात करेंगे तो इसी टाइप की दो एग्जेम्पशन होते हैं, कंडीशनल एक अनकंडीशनल. ठीक है ना सर? तो आइए हम देखते हैं कि एग्जेम्पशन किस टाइप की. तो सबसे पहले बोला कि सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस है और सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस है. तो देयर आर टू सेक्शंस व्हिच आर एग्जेम्प्टिंग कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं. एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स नहीं लगेगा. they are saying that you do not need to pay any tax on this. ठीक है सर, आगे चल सकते हैं. चलिए. तो अब भी सेक्शन 10 की तो बहुत छोटी सी एग्जामेशन है, दो एग्जामेशन है बहुत छोटी सी, उन्हें पढ़ लेते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं. मेन एग्जामेशन तो ये है सर, सेक्शन 54 वाली. ठीक है, मेन डिस्कशन तो हमारा इस पर होगा, ये टाइम लेगा हमारा. सेक्शन 10 तो ऐसा ही है. ठीक है, ऐसा ही एग्जामेशन है, इसमें ज्यादा मेजर एग्जामेशन नहीं है. तो लेट अस क्विकली गो फॉर सेक्शन 10 एग्जामेशन एंड देन वील स्टार्ट विद सेक्शन 54. ठीक है, आइए. Exemption of capital gain on transfer of units of unit scheme 1964. सीधी सी बात है, देखो इस पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. यूनिट स्कीम 1964 के यूनिट्स अगर आप ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो फर्क नहीं पड़ता कितना कैपिटल गेन हुआ है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा. फर्क नहीं पड़ता कितना कैपिटल गेन हुआ है. अगर आपने 5 करोड़ के बेच दिए और 2 करोड़ के खरीदे थे, 3 करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ है, एग्जेम्प्ट, नो टैक्स. क्यों? क्योंकि वो यूनिट है, यूनिट स्कीम 1964 का. बात खत्म हो गई. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. अनकंडीशनल एग्जेम्पशन. This clause provides that any income arising from transfer of specified units shall be exempt from tax, such as transfer should take place on or after 1/4/2002 के बाद होना चाहिए ट्रांसफर. Not so important, but since it is given in the module, I had to cover it. Not very important. बस ये याद कर लो, यूनिट ऑफ यूनिट स्कीम 1964. अच्छा, ट्रांसफर कब करा होना पड़ेगा? आफ्टर 1/4/2002. ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं सर. एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन. देखो, मैंने खुद ने बेची तो ये एग्जेम्पशन नहीं है एप्लीकेबल. अगर कंपलसरी एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, ओनली देन दिस एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल. ठीक है, चलिए. ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स. अब दोस्त ये बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड, इन्होंने ये तो बताया नहीं विच एग्रीकल्चरल लैंड. इन्होंने ये तो बताया नहीं विच एग्रीकल्चरल लैंड. आर दे टॉकिंग अबाउट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड और आर दे टॉकिंग अबाउट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? तो अगर किसी ने बोला सर हाँ सही बात है, किसी ने बताया नहीं, तो बेटा फिर वापस जाना पड़ेगा ऊपर. क्योंकि नलायकों, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट. तो इस पर तो कैपिटल गेन का सवाल उठता ही नहीं है. सो व्हेन दे आर सेइंग एग्रीकल्चरल लैंड, they by default mean अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ओनली, क्योंकि अर्बन पे ही टैक्स लगता है, कैपिटल गेन लगता है. रूरल इज नॉट अ कैपिटल एसेट ओनली. हमने कहा ना, ऊपर देखा था, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया था. सो ओनली अर्बन इज अ कैपिटल एसेट. तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझ आ गया कि ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की ही बात कर रहे हैं. ओके. Compulsory acquisition of urban agricultural land within specified urban limits. The land must have been used for agricultural purposes. Agricultural purposes के लिए यूज हुआ previous 2 years में.
मतलब एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पर बंजर बंजर जमीन पड़ी हुई है तो भी वो एग्रीकल्चरल लैंड ही होगा, उसे उस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंडक्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ ये यहाँ पर तो हमारे खेत हुआ करते थे 20 साल पहले और अभी भी हमने उसको बैरन लैंड ही रखा हुआ है, वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड एनी प्रॉपर्टी ओवर देयर, बट स्टिल दे आर सेइंग कि वहां पर 2 साल, पिछले 2 साल में खेती होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंडक्ट हुई होनी चाहिए। ओनली देन द कंपल्सरी एक्विजिशन विल बी एक्सेप्ट। नॉट सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अगर आप सेल करोगे टैक्स लगेगा, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड कॉम्पनसेशन मस्ट हैव बीन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। तो ये वाला एग्जेम्पशन एक्टिव ही कब से हुआ? आफ्टर 1/4/2004। जैसे ऊपर वाला एक्टिव हुआ था आफ्टर 1/4/2002, ये भी एक्टिव हुआ 1/4/2004। ठीक है, तो ये दो एग्जेम्पशन हमने कर लिए। मतलब सर क्या, अगर सर यूनिट है, यूनिट स्कीम 1964 का सेल करा आपने, कैपिटल गेन हुआ आपको, क्योंकि कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर भी है, तो कैपिटल गेन जितना भी होगा एग्जेम्प्ट, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट आफ्टर 1/4/2002। अगर सेल, ये आफ्टर 1/4/2002 क्या करना चाहिए? सेल, सेल आफ्टर 1/4/2002 करा। सेकंड एग्जेम्पशन क्या था? ये सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन है सर। सेकंड एग्जेम्पशन क्या है? सबसे पहले अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन, जो कि लास्ट 2 years में एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया गया हो। ये क्यों डाला, ये क्यों डाला बॉस? एग्रीकल्चरल लैंड ही होना चाहिए वो, ऐसे नहीं कि लैंड एग्रीकल्चरल है और उसको पर्पस हम यूज कर ही नहीं रहे, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज ही नहीं कर रहे, तब एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगी। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसका जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, उसका कंपलसरी एक्विजिशन में जो भी गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी, गवर्नमेंट ने मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए दिए, आपने एक्वायर कितने पे किया था? 20 लाख रुपए पे, तो 30 लाख रुपीज कैपिटल गेन हो गया आपको, तो दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अब ये डिपेंड करता है कब हुआ है। अगर ये 1/4/2004 के बाद हुआ है तभी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अगर उसके पहले हुआ होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 1/4/2000 के बाद होगा तभी एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है सर, तो ये दो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन हमने कवर कर ली। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एग्जेम्पशंस ऑफ सेक्शन 54। ऑल राइट, चलिए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B अभी हम देख लेते हैं कि कितने सारे एग्जेम्पशंस हैं। एक सेक्शन 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54EE है, 54F है। 1 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 6 एग्जेम्पशंस है। अब क्या ये एग्जेम्पशंस डिफिकल्ट है? तो मेरा इसका जवाब है ये इजी भी नहीं, ये वेरी 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 इजी। एक दो वेरी यहां से भी है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इतने इजी है। मतलब आज आप इसे पढ़ेंगे क्लास में और इसके बाद रिवाइज भी मत करना, रिवाइज भी मत करना, आपको याद हो जाएंगे, यू विल रिमेम्बर इट। क्या बात है सर, आइए आइए दोस्तों, हम
एग्जेम्पशंस स्टार्ट करते हैं, हम एग्जेम्पशंस स्टार्ट करते हैं दोस्त। इन एग्जेम्पशंस को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें। लोगों की लाइफ में सबसे एसेंशियल चीजें क्या है? 3 एसेंशियल चीजें, इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है बहुत पहले, आप तो शायद बहुत छोटे होंगे या होंगे भी नहीं, मैं भी शायद नहीं था, मैंने मूवी भी नहीं देखी, लेकिन इस टाइप की मूवी भी आ चुकी है। सो व्हाट आर द 3 बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? सबसे पहले रोटी, सेकंड कपड़ा, थर्ड इज मकान। ठीक है, तो इस पे मूवी आई थी, सो द मूवीज नेम वाज दिस ओनली, रोटी कपड़ा एंड मकान। सो दिस इज एनीवेज, this is, you need food, you need clothes, and then you need a shelter to live your life. You need a roof above your head, right? So this is not a capital asset, this is also not a capital asset, right? This is eatable, this is personal, I don't know, मतलब this is not a capital asset, ठीक है, ये पर्सनल इफेक्ट्स में आ जाएगा, ये तो कंज्यूमेबल ही हो गया, दिस इज नॉट इवन एन एसेट, ये एसेट ही नहीं है, ठीक है। क्लोथ हमने बोला कि ये पर्सनल इफेक्ट्स में आ जाएगा, तो ये भी एसेट नहीं। क्या ये एसेट है? मकान एक एसेट है, यस। तो इस मूवी में से इस चैप्टर का कनेक्शन सिर्फ इस पर है, किस पर है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं ले रहे हैं सर, माइंड यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रॉपर्टीज हियर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अ हाउस टू लिव, हाउस टू लिव इन, ये सबको चाहिए सर, ठीक है। तो इसी को एक बेस बनाते हुए आगे चलते हैं, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, बहुत मजा आने वाला है अभी जो डिस्कशन होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो। कुछ नहीं है डिफिकल्ट, बिल्कुल लोड मत लेना, वट एवर आई एम जस्ट सेइंग टू यू, सुनते जाओ उसको, मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन, लाइक दिस इज सेक्शन 54, इसकी एग्जाम्शन कवर करेंगे, नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 54B की एग्जाम्शन होगी, फिर 54D की एग्जाम्शन, 54EC, 54EE, ठीक है। टेंशन मत लेना, अपने आप सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या कब एग्जाम्शन मिलेगी। अच्छा, हर टॉपिक को मैंने डिवाइड कर दिया है कि एलिजिबल एसएससी कौन है, किस एसेट के ट्रांसफर करने पर मिलेगी, क्या कंडीशन है एग्जाम्शन की, और कितना अमाउंट एग्जाम्शन का है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे बिट्स एंड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि व्हाट हु इज द एलिजिबल एसएससी, किसे कौन एंटाइटल्ड है ये एग्जाम्शन लेने के लिए। क्या ये सबके लिए अवेलेबल है? कंपनी भी ले सकती है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, एचयूएफ भी ले सकता है, एओपी भी, बीओआई भी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग ही हैं जो इस एग्जाम्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो पहले ये बात करेंगे, फिर चलिए पहले एलिजिबल असेसी कौन ले सकता है सर, कौन एग्जाम्शन ले सकता है। सेकंड, जो एसेट हमने ट्रांसफर किया वो स्पेसिफाइड है क्या, मतलब ऐसा है क्या एग्जाम्शन में कि ये बेचेंगे। अच्छा, एग्जाम्शन लेगा कौन सा? जैसे कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन किसे हुआ है? जो सेल करता है, सेल करेगा एसेट को तभी तो मनी आएगा, मनी आएगा, एसेट गया मनी आया, मनी आया कैपिटल गेन हुआ। तो एसेट गया ना, तो क्या कौन सा एसेट गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एसेट टाइप, मतलब विच, ये फिर इसको ऐसे बोलते हैं, कौन सा एसेट गया आपका, मतलब हर एसेट के जाने पे एग्जाम्शन नहीं है, समझे बात को, हर एसेट के जाने पे एग्जाम्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एसेट जाएगा उसी पर एग्जाम्शन है, मतलब किसी स्पेसिफिक एसेट के कैपिटल गेन पर ही एग्जाम्शन है दोस्त, ठीक है। चलिए थर्ड, कंडीशन क्या है?
मतलब एग्जेम्पशन कब और कैसे मिलेगी, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? तो वो बोलेगा कि ये तो एसेट गया, ये एसेट तो गया, ये आउटगोइंग एसेट है, गया हुआ एसेट है। तो यहां पर वो बोलेगा कि ये तो गया, अब ये एसेट खरीद लो। पैसा आया ना आपके पास, यू हैव रिसीव्ड सम मनी बाय सेलिंग अ एसेट, सो व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू इज वी आर आस्किंग यू टू परचेज दिस एसेट। नहीं समझे? नहीं समझे सर। आपका गया क्या? सर मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस था वो सेल कर दिया, ठीक है। वो कहेगा एक काम करो, अब उसी पैसे से एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लो, तो एग्जेम्पशन दे देंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू, ओके। स्पेसिफिक डिटेल्स में सब पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं व्हाट काइंड ऑफ एग्जेम्पशन दे आर ट्राइंग टू गिव अस। दे आर सेइंग यू हैव सोल्ड अ हाउस, राइट? You have received 10 lakh rupees or 100 lakh rupees by selling that house. Go for a purchase, purchase a house, purchase a residential house. So whatever capital gain you have got here, we will exempt it. उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे. So they are going to talk about this kind of exemption. ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. इसके बाद हम बात करेंगे एग्जेम्पशन मिलेगा तो ठीक है, आपने ये बता दिया एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन कितना, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और दिस देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन प्रोपोर्शन दैट विल बी एग्जेम्प्ट? ठीक है सर, ये बात होगी. फिफ्थ, अदर कंडीशंस. कुछ और भी कंडीशंस हैं क्या? तो ऐसे हम चलेंगे और यही सारी बातें हम हर एग्जाम्शन में करेंगे. सो दिस विल मेक इट इजी फॉर यू, क्योंकि यू वेन एवर द सर्टेन एग्जाम्शन कम्स यू हैव टू आस्क दीज 2 3 5 क्वेश्चंस. किसके लिए है, किसके लिए, कौन ले सकता है एग्जाम्शन, कौन सा एसेट बेचने पर एग्जाम्शन मिलेगी, एग्जाम्शन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा. कंडीशनल एग्जाम्शन है सेक्शन 54 की, सारी एग्जाम्शन कंडीशनल है. तो बोलेगा कुछ खरीदोगे तब जाके एग्जाम करूंगा. सो व्हाट आर वी गोइंग टू परचेज? ओके, देन बेचा हमने 100 lakhs का था, इतना कैपिटल गेन हो गया, ये जो आपने बोला था वो खरीद भी लिया, तो क्या पूरा जितना अमाउंट कैपिटल गेन का था पूरा एग्जाम कर दोगे, और देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन प्रोपोर्शन दैट विल बी एग्जेम्प्टेड बाय यू? तो वो बात होगी, करेक्ट. Then there are going to be some other conditions as well that we are going to talk about. So this is the entire summary. Basically, this is the entire summary that we are going to talk about. ठीक है सर, आइए अब बात करते हैं पहली एग्जाम्शन, सेक्शन 54 की एग्जाम्शन. ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट सारी हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ याद करने का है ही नहीं. दिस इज जस्ट बोनस लॉलीपॉप है, दिस इज दे हैव गिवन यू अ लॉलीपॉप. सो हुज एलिजिबल एसएससी, कौन कौन अवेल कर सकता है इस एग्जाम्शन को? इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब कंपनी नहीं अवेल कर सकती. अगर कंपनी इस एग्जाम्शन को अवेल करना चाहे कर सकती है? नो. अच्छा, एग्जाम्शन का नाम तो बताइए, एग्जाम्शन का नाम क्या है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस मतलब जो एसेट गया है वो कौन सा है? रेजिडेंशियल हाउस. तो ये पता चल गया कौन सा एसेट गया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी गया है. तो ये किस पर आएगा कैपिटल गेन? जब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर हो तभी ये एग्जेम्पशन एक्टिव होती है, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगी. अगर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, कार बेच दी बिजनेस की, दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल देयर. मैंने ऑफिस की बिल्डिंग बेच दी, दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल देयर. ठीक है, कब अवेलेबल है ये एग्जेम्पशन? व्हेन आई एम सेलिंग माय हाउस, रेजिडेंशियल हाउस जिसमें मैं रहता हूं. चलिए आइए
अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एलिजिबल एसएससी हो गया, कौन सा एसेट बेचने पर, उसका जवाब हमें ऊपर मिल गया, बट लेट अस स्टडी व्हाट इज देयर। रेजिडेंशियल हाउस बेचने पर सर, बिल्डिंग या फिर लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में सुना था, क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस है सर। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ओनली, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं दूसरे तरीके से बोल के बताऊं, अगर कैपिटल गेन जो हुआ है वो लॉन्ग टर्म है तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब क्या बेच रहे हो दोस्त, हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हो, याद करो लैंड और बिल्डिंग कैटेगरी 2 में आता है, डिटर्मिनेंट क्या है, 2 इयर्स। तो अगर मान लेते हैं 1 जनवरी 2012 को घर खरीदा और 31 दिसंबर 2012 को घर सेल कर दिया, परचेज एंड सेल, एग्जेम्पशन अवेलेबल ही नहीं है। वाई, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म गेन, और उसने बोल दिया पहले ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ओनली। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ओनली। तो सबसे पहला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड लॉन्ग टर्म। ये अपने नोट्स में, अगर आप साथ में अगर नोट्स कहीं बना रहे हो या इसका प्रिंट आउट ले रहे हो, प्लीज कीप राइटिंग दिस, बहुत शॉर्ट में ना समरी बन जाती है, जब रिवाइज करेंगे ऐसे रिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोला, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है उसमें इनकम चार्जेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम, मतलब बेसिकली बात ये हो गई ना कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आ रही है, वही वाला एसेट हो गया। चलिए ये भी हो गया, क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम असेस हो रही होगी, तो ये देखना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड वाली सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन में जनरली दे देते हैं, इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता कि हाँ ये भी पता करो वो भी पता करो, दिस डज नॉट। तो करेक्ट है सर, ये पता चल गया कि कौन सा एसेट बाहर गया है। हैव यू अंडरस्टूड विच एसेट हैज गॉन, क्या कौन सा एसेट है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है सर, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब एक तरह से इसको अब कई तरीके हैं बोलने के कि सर कम से कम 2 साल हो चुके होने चाहिए खरीदे हुए, एटलीस्ट 2 years मस्ट हैव बीन पास्ड सिंस द परचेज ऑफ दैट एसेट। ठीक है ना, कई सारे तरीके हैं बोलने के। तो क्या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म, और इनकम जो आ रही है उस हाउस प्रॉपर्टी से वो कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में असेस होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बिजनेस, ध्यान से सुनना, मैं कर रहा हूं बिजनेस, किसका, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का, मेरी इनकम कहाँ जाएगी, पीजीबीपी हेड में जाएगी। अब बात को ध्यान से सुनना, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, यस। क्या सेकंड कंडीशन क्या है, हाँ लॉन्ग टर्म है ये, हाँ सर 10 साल पहले खरीदी थी। क्या इनकम, क्या इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है, नो, इस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर ये मैंने सबलेट करा हुआ है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैंने किसी से लिया और उसको सबलेट कर दिया, इनकम कहां जाएगी, इनकम जाएगी अदर सोर्सेज में, याद है पढ़ा था। क्या हाउस प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, यस सर। क्या लॉन्ग टर्म है, हाँ। इनकम कहां जा रही है, अदर सोर्सेज में, नहीं चलेगा काम दोस्त, नहीं चलेगा। ठीक है सर, चलिए आइए। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म, इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है वो अदर हाउस प्रॉपर्टी में जाए, हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है लेट आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में चलेगा बॉस, दोनों में चलेगा। ये मत कहना कि इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इनकम 0 होती है तो इसका मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी ओनली, वेदर इट इज nil or not does not matter. It could be negative, it could be zero, it could be positive, both are, all three of them are income. ठीक है, अच्छा, तो सर ये समझ आ गया किसे मिलेगी और किस एसेट पर मिलेगी। लेकिन अब करना क्या पड़ेगा, ये तो बता दिया कि एसेट गया कौन सा एसेट गया, ये तो बता दिया आपने। अब खरीदना क्या पड़ेगा, व्हाट विल वी हैव टू परचेज, परचेज क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं।
उन्होंने, अच्छा दोस्त बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? देखो सुनो, सेल क्या किया है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर बेचा है ना। गवर्नमेंट, पता है हमेशा गवर्नमेंट, आप देखोगे ये जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, दे स्ट्रिक्टली वांट यू टू हैव अ हाउस, दे वांट यू टू हैव अ हाउस टू लिव, ठीक है। तो वो कुछ भी करके ना आपको इतना ल्यूक्रेटिव बना देगी, आप घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो। घर के लिए लोन लेते हो तो उसका भी डिडक्शन देती है, सब कुछ। वो चाहती है कैसे भी करके घर ले लो यार, एक घर तो होना चाहिए हर किसी के पास अपना खुद का रहने के लिए, ठीक है। तो सेल क्या किया? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वो कहते हैं परचेज भी क्या कर लो, बात खत्म होगी। जो बेचा है वो ले लो, कैपिटल गेन माफ कर देंगे। जो बेचा है वो ही परचेज कर लो, कैपिटल गेन माफ कर देंगे। अभी इसमें क्या था दोस्त, अब मेरी बात सुनना, मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर तक क्या रूल था और फिर आज इस बार इसमें आए अमेंडमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए। तो मैं लास्ट ईयर तक क्या रूल था वो बता रहा हूँ पहले। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, थोड़ी लॉजिकल चीज है। मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया सर, मैंने 1/6/2018 में ये बेचा। प्रीवियस ईयर किसकी बात हो रही है? 18-19 की। मैंने 18-19 में हाउस प्रॉपर्टी सेल। कब तक ले लूं घर, नया घर, ये जो परचेज करनी कह रहे हो कब तक ले लूं? सर उसी दिन ले लो सर, उसी दिन। ऐसा होता है क्या? इज इट प्रैक्टिकल? आई हैव सोल्ड दिस हाउस ऑन 1/6/2018, उसी दिन कुछ भी हो जाए, कैसा तो भी घर आपकी पसंद का हो, नहीं पसंद का हो, आप तो ले लो सर, तभी एग्जेम्पशन देंगे। डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल? यू हैव टू गिव सम टाइम टू द असेसी। असेसी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम दें सर? एक काम करो, ये सेल किया है ना, ये सेल किया है या ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ये वो डेट है। इससे असेसी को 2 years का टाइम दे दो। सर 2 years, हाँ बिल्कुल दोस्त, लग जाता है, इतना इतना तो टाइम लग ही जाता है घर ढूंढने में। तो 2 years का टाइम दे दो उसे परचेज करने के लिए, नया घर। ऐसी, आप एक बात बताइए, रहने के लिए ले रहे हैं घर सर, कोई बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी तो ले नहीं रहे, तो आराम से पसंद करके ही लेंगे ना। सो वी हैव गिवन 2 years टाइम टू परचेज। सर अगर किसी को परचेज नहीं कराना हो, खुद का कंस्ट्रक्ट कराना हो लैंड खरीद के, ऐसा भी तो कर सकता है। हाँ सर ये भी बात है। तो उसके लिए कितना टाइम दिया? उसके लिए बोला कि अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो 3 years का टाइम दे देते। तो ट्रांसफर इस डेट पे हुआ, ट्रांसफर इस डेट पे हुआ, अगर परचेज कर रहे हो तो 2 साल तक परचेज कर लो। मतलब ये क्या है, कंडीशंस है सर, ये आप समझते जाओ, कंडीशंस हैं ये, कि 2 साल के अंदर परचेज कर लो तब तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर 2 साल में भी परचेज नहीं किया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी बॉस, एग्जेम्पशन नहीं देंगे आपको। सो दीज आर कंडीशंस रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन। घर बेचा ना, घर बेचा ना इस डेट को, 2 साल के अंदर ले लो क्या इस डेट से देखा जाएगा? क्या इस डेट से? नहीं, ये डेट का ईयर एंड कब हो रहा है, इस डेट का फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को हो रहा है, इससे 2 साल देखा जाएगा, ठीक है सर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ट्रांसफर इज हैपन, तो इससे 2 साल तक और इससे 3 साल तक। तो ये देखिए 2019 से अगर बात करें, 2020, 2021, 31 मार्च 2021 तक ये परचेज कर लो, या फिर 31 मार्च 2022 तक कंस्ट्रक्ट करा लो, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर जरूरी है क्या? अब ये बात तो समझ आ गई, हाँ ये भी ओके है, ये भी ओके। अगर बना बनाया परचेज कर लिया देन इट इज ओके, और कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो देन इट इज आल्सो ओके फॉर अस। वी हैव गिवन यू अ टाइम लाइन, वी हैव गिवन यू अ टाइम लिमिट कि यहां तक कर लोगे तो चल जाए। अब दोस्त बात एक और आई, एक पर्सन आया, ये तो ठीक है लोगों के लिए, एक असेसी आया, वो बोलता है अरे सर
मैंने तो पहले ही घर खरीद लिया था, उसके बाद बेचा। लॉजिकल भी है बात। एक असेसी आके बोलता है कि सर मैंने तो ना 6 महीने पहले ही एक घर खरीद लिया था, परचेज कर लिया था, मैंने सेल बाद में की। तो ये लॉजिकल भी बात लगी। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कोई घर बेचने के बाद ही खरीदेगा। रहेगा कहाँ पे? अगर मान लीजिए एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो रहेगा कहाँ पे? तो जनरली लोग क्या करते होंगे? जनरल सिनेरियो देख रहे हैं दोस्त। जनरली लोग पहले क्या करते होंगे, एक खरीद लेते होंगे और उसके बाद सेल करते होंगे। तो ये सिर्फ आगे की टाइमलाइन देना, सिर्फ आगे की टाइमलाइन देना दोस्त सही नहीं था। उन्होंने कहा थोड़ा पीछे का भी टाइमलाइन दो। अगर कोई पहले से खरीद के बैठा है तो क्या उसको एग्जेम्पशन नहीं दोगे? देंगे ना सर। तो उन्होंने कहा इसको, इस टाइमलाइन को थोड़ा पीछे भी ले जाओ। ले गए सर। कितना पीछे ले जाए? कह रहे हैं 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हो, 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया सर? अल्टीमेटली ये बन गया डेट ऑफ ट्रांसफर से। अब मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूं। दिस इज डेट ऑफ ट्रांसफर 1 year बिफोर, 2 years आफ्टर परचेज और 3 years आफ्टर। आफ्टर मतलब इस डेट, इसके बाद में कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना? कंस्ट्रक्ट मतलब टाइम दे दिया, 3 साल तक बनवा लो, उसके बाद भी अगर नहीं बनवा पाए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 2 साल तक खरीद लो, अगर नहीं खरीद पाए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। या 1 साल पहले ही खरीद के बैठो। ये नहीं कि 10 साल पहले खरीद लिया। सर एक घर है हमारा 10 साल पहले खरीदा था, हमारे पास 2 घर है सर, 2 हाउस प्रॉपर्टी है। एक दोनों 10 साल पहले खरीदे थे, 10 years अगो दोनों घर खरीदे थे। अब एक घर बेचा तो कह रहे कि सर वो एक घर 10 साल पहले खरीद लिया था रहने के लिए, उसकी एग्जेम्पशन दे दो। अरे हट, ये जो बेचा है ना इसके पैसे से आपने खरीदा होना चाहिए। इंटेंट ये है कहने का, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग अभी करी है, इसी घर को लेके करी है प्लानिंग। या तो 1 साल पहले खरीद लिया, 2 साल तक का परचेज करने का टाइम और 3 साल तक का कंस्ट्रक्ट करने का टाइम। बेची कितनी? एक हाउस प्रॉपर्टी बेची। खरीदोगे कितनी? एक ही खरीदोगे, ऐसा रूल था। अब इस पे बहुत सारे केस लॉ आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे लिटिगेशन में बहुत दिक्कत आने लग गई। असेसी, अब जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। असेसी बोलता है सर मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, मेरे 2 सन थे, मैंने क्या किया, या फिर एक सन था, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी सेल किया और 2 घर खरीद लिए सर। तो अब क्या होता था, पहले क्या दिक्कत आती, अब लॉ चेंज हो गया लेकिन पहले की दिक्कत बता रहा हूं। अभी क्या लिखा था लॉ में? पहले क्या लिखा था? 1 सेल करोगे, 1 ही परचेज करोगे। तो अब इनमें से 2 हाउसेस में से सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन मिलती थी। वो चूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया था, जो महंगा वाला हो उसको चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगी एक की। अब बेचा कितने का? 70 लाख रुपीस का। 70 लाख रुपीस का। खरीदे 2, 25 लाख और 25 लाख के। एग्जेम्पशन एक ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिल रही है, 20 लाख वाले, 5 लाख वाले के लिए मिल रही है। अच्छा हमने पैसा देखो 70 का 50 लाख लगा दिया, या मैं तो कहता हूं इसको बढ़ा के 35 कर दो। हमने 70 का 70 इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन एग्जेम्पशन हम सिर्फ 35 की ले पा रहे हैं, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी की ले पा रहे हैं। तो लॉ को अमेंड किया गया, लॉ को अमेंड किया गया, इस साल अमेंडमेंट आया। उन्होंने कहा एक हाउस प्रॉपर्टी सेल करके 2 हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, तब भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दोनों की मिला के भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर ये 20 लाख का है, ये 20 लाख का है, दोनों की मिला के हम तो मानेंगे 40 लाख का खरीद लिया आपने, दोनों की मिला के एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये लॉ में अमेंडमेंट आया, पहले सिर्फ एक की अलाउड थी, अब 2 की अलाउड हो गई है। लेकिन कब? जब कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का हो, लेस देन 2 करोड़ हो। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर का है तो फिर वही 1 बाय 1 वाला है, मतलब एक बेचा और एक खरीदा, ठीक है?
अगर 2 करोड़ से कम का कैपिटल गेन है, मतलब छोटा आदमी है सर, छोटा आदमी है, ज्यादा बड़ा गेन नहीं हुआ, तो छोटे आदमी को कह दिया कि हाँ चलो तुम्हारे लिए तो रियायत है, आपके लिए लीनियंट है, ठीक। तो अब मैंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया। अब आके पढ़ते हैं एक बार टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इज राइट और नॉट, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन। First, where the capital gain is more than 2 crore rupees, one residential house property in India must be purchased 1 year before, within 2 years, or constructed within 3 years. तो ये कौन सी बात हो गई? 2 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट है कैपिटल गेन का, तब आप एक हाउस प्रॉपर्टी या तो 2 साल में परचेज कर लें, या फिर 3 साल में कंस्ट्रक्ट करा लें, या 1 साल पहले परचेज करके रखी हुई है। From date of transfer. Date of transfer is there in the middle. लेकिन अगर कैपिटल गेन does not exceed 2 crore rupees, then the assessee can go for 1 or even 2 residential houses. assessee फिर एक या फिर एक से ज्यादा 2 हाउसेस के लिए भी जा सकता है। दोनों का जो परचेज अमाउंट है वो कंसिडर कर लिया जाएगा, दोनों के केस में एग्जेम्पशन मिलेगी। द ओनली डिफरेंस इज हियर इट इज द कैपिटल गेन, सॉरी, here the capital gain is more than 2 CR, here the capital gain is less than 2 CR. So we'll have to see कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन कितने अमाउंट का। 2 करोड़ से ज्यादा का है तो सिर्फ एक ही खरीद सकते हो सर, 1/1 का रेशियो है। अगर 2 करोड़ से कम का है 1/2 का रेशियो है, एक हाउस प्रॉपर्टी सेल करके 2 भी खरीद सकते हो। तो कंडीशन क्या है, ये जो टाइम लिमिट है वो दोनों के लिए सेम है। बीच में हमने रखा डेट ऑफ ट्रांसफर को, या तो 2 साल तक खरीद लीजिए, 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करा लीजिए, या 1 साल पहले ही खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ है। क्या बेचना पड़ेगा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म एंड द इनकम असेस्ड फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी हैज टू बी under the head of house property. When we will get the exemption? You will get the exemption if you purchase a house property within 2 years, or if you are constructing, they are giving you 3 years of time, or आपने 1 साल पहले ही खरीद के रखी हुई है हाउस प्रॉपर्टी। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन के केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसे हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है, दैट इज बिग अमाउंट, बड़े लोग हैं, तो उसके केस में आपको सिर्फ 1:1 का रेशियो, एक खरीदेंगे, सॉरी एक बेचेंगे तो एक खरीदने पे मिल जाएगा। अगर छोटा इंसान, छोटा आदमी है, छोटा असेसी है, तो उस केस में उन्होंने बोला कि आप एक बेचकर 2 भी खरीद सकते हो, एंड दिस इज द अमेंडमेंट दिस ईयर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। तो एक बेचकर आप 2 भी खरीद सकते हो, दोनों के केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, now we will talk about the amount of exemption. How much do we need to invest? How much do we need to invest? Now this is very important. This is very important. Why? Let's take an example. Suppose we have sold one house property. अच्छा, बेचनी कितनी है सर? बेचने पर तो हर एक हाउस प्रॉपर्टी के बेचने पर एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर 2 बेच रहे हो तो उस केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इसकी सेपरेट, इसकी सेपरेट। सो दिस इज देयर, ठीक है। बट लेट अस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी। वी आर सेलिंग वन हाउस प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द एफवीसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? हमें कितना मिला? 100 लाख रुपीस मिला सर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 60 लाख रुपीस। व्हाट इज द कैपिटल गेन? दिस इज लॉन्ग टर्म, ओके, दिस इज लॉन्ग टर्म, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। Capital gain is 40 lakh rupees. Now my question is, the new house property that we are talking about, तो कितने की खरीदूं? How much do I need to invest in this new house property for this capital gain to go away? ये कैपिटल गेन 40 लाख का जीरो हो जाए, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए। हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट? या कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर कितना एग्जेम्पशन मिलता है दूसरे
वर्ड्स में बोलूं तो देखते हैं, if the cost of new house property is more than the capital gains, then entire capital gain is exempt. Now what was my capital gain? My capital gain was 40 lakh rupees. So if I purchase a house property of 40 lakh rupees or more, 50 lakh का खरीद लिया, 60 lakh का खरीद लिया, पूरा का पूरा exempt, पूरा का पूरा exempt. इन अदर वर्ड्स, मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकता हूं कि जितने का कैपिटल गेन हुआ है, जितने का कैपिटल गेन हुआ है उतने की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सर what if the new house property that we are purchasing is less than the amount of capital gain? Let us suppose we took a house, we purchased a new house property of 20 lakh rupees. Now what will be the amount of capital gain exemption? पहले केस में हमने 40 लाख का खरीदा या फिर let us say 50 लाख का खरीदा, 50 लाख के केस में एग्जेम्प्ट कितना होगा? पूरा का पूरा हो जाएगा सर. 40 लाख का 40 लाख एग्जेम्प्ट, जीरो कैपिटल गेन. दिस इज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54. कैपिटल गेन जीरो. अगर सर 60 लाख का खरीदा तब भी 40 ही मिलेगा. सर 40 का खरीदा तब भी 40 ही मिलेगा. दिस कैन नॉट गो नेगेटिव. कैपिटल गेन कैन नॉट गो नेगेटिव. So the maximum amount which is there is the amount of capital gain. Now let us consider a third scenario where we have invested or we have the cost of new house property is 20 lakh rupees. In this case the exemption will be 20 lakh. कैपिटल गेन कितने का लगेगा? 20 lakh. आइए देख लेते हैं एक बार टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. हाँ, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी और हाउसेज is less than the capital gain. The capital gain to the extent of new houses is exempt. To the extent of new houses. To the extent of new houses. जितना new houses आपने परचेज किया, जितनी वैल्यू का, उतनी वैल्यू का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो बेसिकली आपको बात बताऊं, क्रक्स क्या निकला? जितने का न्यू हाउस या हाउसेज, दो भी तो हो सकते हैं. अगर आपने न्यू हाउस या हाउसेज जितने के परचेज किए होंगे उतने का कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. मेरा कैपिटल गेन कितना आ रहा है? लेट अस से 200 lakhs का आ रहा है कैपिटल गेन. मैंने सर 2 हाउसेस परचेज किए, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, 180 lakhs कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ. कैपिटल गेन आया मेरा 180 लाख रुपीस का. आई हैव परचेज 2 हाउसेस. विद इन 2 years ओनली. ठीक है, कितने कितने के खरीदे? सर एक 60 लाख का खरीदा और दूसरा 100 लाख का खरीदा. सबसे पहले आपको ये देखना है, इज दिस असेसी एलिजिबल फॉर 2 हाउस प्रॉपर्टीज एग्जेम्पशन. तो आपको ये देखना पड़ेगा कैपिटल गेन कितने का हुआ, 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ से ज्यादा है? 2 करोड़ से कम है. इट इज लेस देन 2 CR. So yes, this particular assessee is eligible for exemption of 2 house properties. तो हम इस दोनों को कंबाइन करके 160 लाख का एग्जेम्पशन दे देंगे. कितने पर टैक्स लगेगा? ओनली 20 लाख रुपीस पर टैक्स लगेगा. अगर मैं इसे भी 100 कर दूं तो यहाँ पर 180 का 180 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 0 lakhs पर टैक्स लगेगा. So this is the exemption that we are talking about. अंडरस्टूड? अगर कम होता, let us say this is less. Let us take one example of that also. Let us say these 2 house properties are 50 lakh and 50 lakh. तो उस केस में कितना एग्जेम्पशन मिलता सर? 100 लाख का एग्जेम्पशन मिलता. अदर 80 lakh would have been taxable. So I think now we have done sufficient cases. It must have been clear till now. अब क्लियर हो गया. तो इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. यू कैन डू दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है. इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2.05 करोड़, अच्छा 2.05 करोड़ है तो 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक की ही एग्जेम्पशन मिलेगी. अगर 2 भी खरीद लिए उसने तो उन दोनों में से एक की एग्जेम्पशन मिल गई.
द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज 3 crores, तो एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। 2.05 crores का बेचा, न्यू हाउस इज 1.55, तो 2.05 कैपिटल गेन में से 54 सेक्शन का एग्जेम्पशन कितना होगा, 1.55, तो रेस्ट 0.50, मतलब 50 लाख रुपए आपके टैक्स लग जाएगा। ठीक है सर? क्या यहां पर एग्जेम्पशन खत्म हो गई? नो, देयर आर सर्टेन अदर एडिशनल कंडीशंस आल्सो। जब वो एडिशनल कंडीशंस देखेंगे तब आपको समझ आएगा दैट दीज कंडीशंस वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दीज कंडीशंस? अब सपोज कीजिए लेट अस सपोज आई हैव मैलिफाइड इंटेंशन इन माय हार्ट, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एग्जेम्पशन का गलत फायदा उठाना चाह रहा हूं, गलत फायदा उठाना चाह रहा हूं। कैसे? मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी था, वो सेल कर दिया सर, उस पर हुआ कितना, 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ सर, 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब 5 करोड़ पे लेटेस्ट से 20% टैक्स भी लगा दें तो 1 करोड़ रुपए टैक्स भरना पड़ जाएगा। मैंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए टैक्स नहीं पे करना, तो व्हाट डू, आई टेक एडवांटेज ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 का एडवांटेज लेता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि एक हाउस प्रॉपर्टी सेल करोगे, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लोगे, क्योंकि कैपिटल गेन 5 CR से ऊपर है, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू बी परचेस्ड, उसका ही एग्जेम्पशन मिलेगा, दो का नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मैं खरीद लेता हूँ एक हाउस प्रॉपर्टी। मैंने एक 5 करोड़ रुपए की मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली 5 करोड़ रुपीस की। क्या पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया? यस, एग्जेम्प्ट हो गया। 2 इयर्स में क्या सर, मैंने तो नेक्स्ट 10 डेज में उसे परचेज कर लिया। मैंने कैपिटल गेन नहीं दिया, मैंने अपना रिटर्न भर दिया, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम किया, वैलिड था, सब कुछ था, आई हैव 0 कैपिटल गेन नाउ, कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, ये जो हाउस प्रॉपर्टी मैंने परचेज की थी, मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर इस हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब आप देखिए सेल कितने में किया, 5 करोड़ रुपए की मैंने परचेज की थी, एक महीने में कितनी वैल्यू बढ़ी होगी, कुछ नहीं बढ़ी होगी। 5 करोड़ की ली थी, 5 करोड़ की ही बेच दी, कैपिटल गेन कितना होगा, 0। यहां भी देखिए मैंने करा क्या, मेरा ये प्रॉपर्टी खरीदने का इंटेंट ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन बचाने के लिए, इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए ये प्रॉपर्टी परचेज की थी। आई डिड नॉट इंटेंड टू कीप इट। सो ये मैंने प्लानिंग करी और इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करके उसे हाल की हाल बेच दिया उतने ही प्राइस में, और मैंने एग्जेम्पशन अवेल कर लिया सेक्शन 54 का। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्लानिंग दैट कुड हैव बीन डन। अब इसे लॉ ने पहले ही रोक दिया। लॉ ने इसे कैसे रोका, आइए अदर कंडीशंस पढ़ते हैं। लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है या कंस्ट्रक्ट कराई है 3 साल तक बेच ही नहीं सकते। अगर बेचा तो जो एग्जेम्पशन का फायदा मिला है वो वापस ले लेंगे, कैपिटल गेन पूरा का पूरा लगा देंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इसका मिसयूज करना चाहो, यू कैन नॉट डू इट, यू हैव टू कीप इट फॉर 3 इयर्स। अगर आपने 3 साल के पहले बेचा, देन कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अर्लियर शैल बी टैक्सेबल बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग COA ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ सेल। तो वही जितना कैपिटल गेन का आपको एग्जेम्पशन मिला था उसकी COA में से माइनस कर देंगे, आपको एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लॉक इन पीरियड कितना हो गया, 3 इयर्स। अच्छा 3 इयर्स कहाँ से काउंट करने, प्रॉपर्टी खरीदने से काउंट नहीं करने। लेटर सपोज मैंने यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांसफर है मेरे एसेट का, ट्रांसफर किया मैंने ओरिजिनल एसेट, और मैंने ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर करने के बाद 1.5 इयर्स में, 2 साल का टाइम है परचेज का, मैंने 1.5 इयर्स में परचेज कर लिया। अब ये 3 इयर्स का पीरियड है, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे या यहाँ से काउंट करेंगे, हम यहाँ से काउंट। ठीक है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बट फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, ओरिजिनल ट्रांसफर से काउंट करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज है, एक छोटा सा पॉइंट और है। क्या पॉइंट है,
हाँ जी, यहाँ पर हमने बात की, इसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मैंने वन हाउस प्रॉपर्टी सेल किया और विद इन 2 ईयर्स में परचेज कर सकता हूँ, विद इन 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ये आपने टाइम तो दे दिया सर एसएससी को, आपने टाइम दे दिया एसएससी को, लेकिन ये जो लेटर सपोज 5 करोड़ का गेन हुआ है यहाँ पे, तो इसके पास इतने सारे पैसे आ गए ना, यहाँ पर इतने सारे पैसे आ गए एसएससी के पास। नाउ वेयर डू द एसएससी कीप द मनी? मतलब एक्चुअली आप देखो, अब मैं एक लॉजिकल बात और बताता हूँ आपको। ये प्रीवियस ईयर 18-19 की बात है, प्रीवियस ईयर 18-19 में उसने बेच दिया। 18-19 की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर 18-19, क्या कैपिटल गेन अराइज हो गया इसी साल? यस। तो ये जो कैपिटल गेन का टैक्स है किस साल देना पड़ेगा? 18-19 में देना पड़ेगा। 18-19 का रिटर्न कब भरेगा? जुलाई 2019 में आप इस ईयर का रिटर्न भरोगे, जुलाई 2019 में। अब जब जुलाई 2019 में रिटर्न भरोगे, सरकार बोलेगी टैक्स दो, इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स दो। आप बोलोगे मैं एग्जेम्पशन ले रहा हूं, मैं एग्जेम्पशन ले रहा हूं सेक्शन 54 की। सरकार बोलेगी कैसे? कह रहे हैं कि 21 तक खरीद सकता हूं ना घर, 22 तक कंस्ट्रक्ट करा सकता हूं ना घर, करा लूंगा, अभी आपको पैसे क्यों दूं? तो अब सोचो कितना बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट के लिए। अगर इसने नहीं कराया तो व्हाट इफ द एसएससी डज नॉट कंस्ट्रक्ट but does not purchase house property? अभी तो इसके पास पैसा है, ये टैक्स भर देगा, बाद में पैसा नहीं हुआ या कोई भी दिक्कत आई तो कहां इसके पीछे भागेंगे? तो डिपार्टमेंट डाउन साइड पे चला जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि अगर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो इस साल, अगर परचेज करने का प्लान है, अगर कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है, तो ये जो पैसा है इसे हम, हमारी एक स्कीम है, एक हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, स्पेशल बैंक अकाउंट होते हैं, उसमें डिपॉजिट करा दो। और जब तक आप डिपॉजिट नहीं कराओगे ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आप खरीदना चाहते हो ना घर, सो यू विल नॉट वांट टू स्पेंड दिस मनी, आप खर्च थोड़े ना करोगे इस पैसे को, यू विल एनीवेज कीप इट विथ योरसेल्फ। तो उन्होंने बोला कि इस स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। तो और इसमें डिपॉजिट कराए हैं, इसका गवर्नमेंट को प्रूफ दो रिटर्न के साथ कि इस अकाउंट में जमा करा दिए पैसे, तब जाके गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ ठीक, नाउ इट इज ओके, नाउ वी ट्रस्ट यू, now we trust you, and also you have kept the money in a special bank account. Now we get that you want to purchase a house, और अगर आपने परचेज नहीं किया, अगर आपने परचेज नहीं किया तो ये पैसा उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, इससे कैपिटल गेन हम टैक्स वसूल कर लेंगे। तो इसका नाम है, जो स्पेशल अकाउंट है इसका नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। So the money has to be deposited under this, in this account. ठीक है सर? Sir, what if the money was deposited under this account, but समवेयर ओवर हियर 1 साल कंप्लीट होने पे, 1.5 साल कंप्लीट होने पे एसएससी ने वो पैसा इस अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, या फिर 2 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल भी कंप्लीट हो गए और एसएससी ने उससे ना तो घर खरीदा ना घर बनवाया। तो बॉस, अगर आपने बीच में विड्रॉल कर लिया और उसे घर खरीदने या बनवाने के पर्पस के अलावा किसी पर्पस में यूज कर लिया, बिजनेस में यूज कर लिया, कहीं और पर्पस यूज कर लिया, वो कह रहे हैं इस पे टैक्स लगा देंगे। अगर 2 साल कंप्लीट हो गए या 3 साल कंप्लीट हो गए, आपने घर ना तो खरीदा ना बनवाया, टैक्स लगा देंगे। सिंपल फंडा, सिंपल है, डिपार्टमेंट अपने आप को हर तरीके से सेव करके चल रहा है। आइए सर, यहाँ पढ़ते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इफ द एसएससी कैन नॉट परचेज कंस्ट्रक्ट हाउस इमीडिएटली नहीं कर रहा, लेकिन प्लान्स टू डू इट लेटर ऑन विद इन 2-3 years respectively, then the amount must be deposited in the scheme before return filing date. कब से? जुलाई, जो रिटर्न भर रहे हो ना, तो रिटर्न भरने से पहले, रिटर्न से पहले, तभी तो रिटर्न में एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज उसी साल टैक्स लग जाएगा। दैट प्रीवियस और ओनली टैक्स विल बी लेवीड, उस समय पे करना पड़ जाए।
अगर आपने विड्रॉल किया कोई अकाउंट से, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से अगर आपने कोई पैसा विड्रॉ किया, या फिर आप फेल टू यूज, आप यूज नहीं कर पाए उसे परचेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टैक्स इन द प्रीवियस ईयर विड्रॉल, जिस साल पैसा निकालोगे उसी साल टैक्स लगा देंगे सर पूरा का पूरा। मतलब एग्जेम्पशन वापस ले ली, सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, ठीक है सर। तो ये था सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट। अभी जो नेक्स्ट 2-3 एग्जेम्पशंस हैं, दे विल बी डन इन अ क्विकर मैनर। इससे बहुत कम टाइम में वी विल बी एबल टू डू इट। So we'll continue with the second part now. Second part says capital gain on transfer of urban agricultural land. तो पहला वाला exemption जो हमने पढ़ा था वो क्या था? सेक्शन 54 का exemption था, that was for residential house property. ठीक है, ये वाला जो exemption हम पढ़ रहे हैं, this is for urban agricultural land. अब urban agricultural land हमने कहीं और भी पढ़ा है, आपको याद होगा, हमने इसके बारे में सेक्शन 10 में पढ़ा है। तो what was that? सेक्शन 10 में जो exemption दिया था वो compulsory एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पर दिया था। क्या ये कंपलसरी एक्विजिशन के लिए है? नहीं, दिस इज फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या क्या आता है सर? सेल, एक्सचेंज, कुछ भी आ सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब अगर कंपलसरी एक्वायर किया है तो वो सेक्शन 10 में एग्जाम्ड है। अगर हमने वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया है तो उसके लिए एग्जाम्शन यहाँ पर दी हुई है सेक्शन 54B। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम्शन खत्म हो जाएगी। वो 3-4 क्वेश्चन क्या है? किसे मिलेगा सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा सर। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, मतलब अगर कंपनी है, कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती है? नो। एओआई इसका बेनिफिट ले सकती है? नो। बीओआई, एओपी सॉरी, एओपी, बीओआई इसका बेनिफिट ले सकती है? नो। तो ये सारे असेसीज इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। कौन ले सकता है? एचयूएफ और इंडिविजुअल ओनली। ठीक है सर। अब दूसरी बात करते हैं कि किस एसेट को ट्रांसफर करने पर ये बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट टाइप हम देखेंगे। तो ये तो एम्पली क्लियर हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पढ़ने से कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, रूरल क्यों नहीं दिया? रूरल के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है क्या? रूरल को तो छोड़ ही दिया इन्होंने, रूरल के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अगर रूरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड मैंने ट्रांसफर किया और उस पर कैपिटल गेन आया तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है दोस्त, वो तो कंप्लीटली, उस पर तो टैक्स ही नहीं लगता, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, और जो कैपिटल एसेट है नहीं उस पर कैपिटल गेन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हर जगह अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है। तो एसेट टाइप हमें पता चल गया, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। एक और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। सच लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बाय द असेसी और हिज पेरेंट्स इन द 2 years immediately preceding the date of transfer। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड तो है लेकिन उसे आपने यूज भी करा होना चाहिए एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो प्रीसीडिंग 2 years में आपने यूज जरूर करा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हाँ 5 साल पहले इस लैंड पर खेती होती थी, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पेरेंट्स या फिर मैं खुद इस पर खेती करते थे। नो, आप रिसेंटली देखेंगे कि रिसेंटली इस पर क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट 2 years में इस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हुई हैं या नहीं। ठीक है, चलिए कंडीशंस फॉर एग्जाम्पशन। अब ये तो बात हो गई क्या जाएगा, कौन सा एसेट गया? एग्रीकल्चरल लैंड गया। कौन सा वाला? जिस पर 2 साल, पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जरूर हुई। ठीक है, अब मिलेगा कब एग्जाम्पशन? कब मिलेगा, कैसे मिलेगा एग्जाम्पशन, कब, कैसे, क्या करना पड़ेगा एग्जाम्पशन के लिए? तो आइए देखते हैं। He should purchase another agricultural land, urban or rural, within 2 years from the date of transfer। तो उन्होंने क्या बोला? सिंपल सा फंडा है बॉस। क्या गया? एग्रीकल्चरल लैंड गया। क्या खरीद लो? परचेज कर लो सर। क्या परचेज कर लो? एग्रीकल्चरल लैंड। टाइम कितना दिया परचेज के लिए? पहले भी रेजिडेंशियल हाउस के लिए भी कितना टाइम था परचेज के लिए? 2 years। यहाँ पर भी 2 years है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की। क्यों नहीं की कंस्ट्रक्शन की बात?
एग्रीकल्चरल लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन होता है क्या सर? वो तो सिर्फ लैंड होता है ना। तो 2 इयर्स सिंपल है, बोला कि 2 साल के अंदर 2 इयर्स में परचेज कर लीजिए, 2 इयर्स में परचेज कर लीजिए, बात खत्म हो गई। अच्छा, परचेज अर्बन ही करना पड़ेगा क्या? उन्होंने कहा रूरल भी कर सकते हो, परचेज रूरल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सेम फंडा है बॉस, सेम फंडा है। कॉस्ट ऑफ द, ये गलत लिख दिया, एग्री लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है दोस्त। तो वही फंडा है, इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज मोर देन द कैपिटल गेन, पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। अगर एग्रीकल्चरल लैंड की जो नया लैंड लिया है उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन से कम है, तो उस केस में जितने का लैंड होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ किसी को लैंड को बेचने पर, और आपने जो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, केस 1 केस 2, जो आपने न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा वो 60 लाख रुपीस का परचेज कर लिया, तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई कैपिटल गेन पे नहीं करना आपको, ठीक है। केस 2 में अगर आपने मान लीजिए 30 लाख रुपीस का न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, तो 50 लाख में से 30 लाख चले गए, 20 लाख बचे, इस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है बॉस, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पुराना फंडा है जो हमने ऊपर पढ़ा था। अदर कंडीशंस और देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं लॉक इन पीरियड है 3 साल तक। ये जो नया एग्रीकल्चरल लैंड है इसे आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। ये क्यों किया हम समझ चुके हैं, क्योंकि प्लानिंग की जा सकती है। खरीद के हाल बेच ही दिया, एग्जेम्पशन लेने के लिए खरीदा और हाल की हालों से बेच दिया, तो यहाँ भी कैपिटल गेन बचा ले गए, और उधर तो 1 महीने बाद या 10 दिन में बेचा तो कैपिटल गेन आ ही गई। ठीक है ना। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर 2 साल का टाइम दिया है परचेज करने के लिए, अगर 2 साल परचेज करने में लगा दिए, हमने 1.5 साल बाद खरीदा, तो 1.5 साल तक पैसा कहाँ रखा रहेगा? तो इसके लिए अकाउंट स्कीम दी हुई है, यहाँ पर आप पैसा डिपॉजिट कीजिए जब तक आप नहीं परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेटर से अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर 19-20 19-20 में आपने सेल कर दिया अपना लैंड, तो आपके पास पैसा आ गया, मनी आ गई। अब आपको 2 साल तक का टाइम दे दिया है, 2 साल तक का टाइम दे दिया है कि आप परचेज कर सकते हो, तो 2 साल तक वो पैसा कहाँ रखा रहे? और मोर इंपॉर्टेंटली जब इसका रिटर्न भरोगे तो उसमें कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, जैसे 50 लाख का कैपिटल गेन आया, तो इस पे 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। तो ये टैक्स अभी इसी साल भरना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि हम तो ले लेंगे ना, एग्रीकल्चरल लैंड 2 साल का टाइम दिया ना आपने, हम 2 साल में परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इस साल में, इस पर्टिकुलर ईयर में क्या बोला उन्होंने, इसमें आप अगर एग्जेम्पशन लेना चाह रहे हो, इस साल में एग्जेम्पशन लेना चाह रहे हो, तो उस पैसे को आप अभी से डिसाइड कर लो खरीदना है या नहीं। उस पैसे को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो, जब निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें एक बार चला गया तो खरीदना ही पड़ेगा, बाद में आपका प्लान चेंज हो गया, नहीं खरीदना सर, 1.5 साल बाद आपने बोला सर हमें नहीं खरीदना, हमें तो इससे कुछ और खरीदना है, हमें तो कार खरीदनी है, हमें तो बिल्डिंग खरीदनी है सर, हमें नहीं खरीदना एग्रीकल्चर लैंड, नहीं करनी हमें खेती, मत करो। जब निकालोगे पैसा, विड्रॉ करोगे, तब टैक्स पे कर देना। पहले आपको टैक्स माफ कर दिया था, आप टैक्स पे कर दो, सिंपल सा फंडा है सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कोई लॉस नहीं है, यहाँ इनका भी कोई लॉस नहीं। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जामेशन की बात करते हैं। तो हमने 54 पढ़ लिया रेजिडेंशियल हाउस, 54 बी पढ़ लिया कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा? ऑब्वियसली अर्बन, क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 54 डी पढ़ रहे हैं सर, 54 डी पढ़ रहे हैं। 54 डी क्या है देखेंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, दिस इज ऑल्सो कंपलसरी एक्विजिशन, दिस इज ऑल्सो कंपलसरी एक्विजिशन, सॉरी दिस इज नॉट ऑल्सो, ऊपर वाला कंपलसरी एक्विजिशन नहीं था, सेक्शन 10 में था एग्जेम्पशन एग्रीकल्चरल का, ये कंपलसरी वो नहीं था। तो अब कंपलसरी एक्विजिशन किसका बोल रहे हैं सर? लैंड एंड बिल्डिंग,
ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब आपने इंडस्ट्री सेटअप की हुई थी सर, आपने इंडस्ट्री सेटअप की हुई थी। ये क्या है सर? ये चिमनी है, चिमनी। ऐसे करके आपके 2-3 फैक्ट्रीज लगी हुई थी। सर ये ड्राइंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्या? हाँ। तो हमें कल से क्या क्रेयॉन्स वेयॉन्स खरीद के लाने हैं? हाँ ठीक है, ले आना मार्केट से। सीए वीए की किताबें छोड़ो, सीए सीएस की किताबें छोड़ो, आप लोग कल से ड्राइंग की किताबें ले आना, ठीक है? नया चैप्टर, नया वो चालू कर देंगे हम सब्जेक्ट कल से। तो आपने क्या लगाई हुई थी? इंडस्ट्री लगाई हुई थी। अब सर यहाँ से गवर्नमेंट को कुछ रेल की पटरी निकालनी थी या पता नहीं क्या निकालना था, कुछ तो भी करना था गवर्नमेंट को, या तो डैम बनाना था या कुछ तो भी था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? कंपलसरी एक्विजिशन। सर कोई और कर सकता है कि कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट के अलावा? कोई प्राइवेट एंटिटी? कैसी बातें कर रहे हो? किसी को हक नहीं है कंपलसरी किसी की जगह एक्वायर करने का एक्सेप्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा कोई नहीं है इस मामले में, ठीक है? तो गवर्नमेंट ही एक्वायर कर सकती है। अब आपकी इंडस्ट्री जो है उसका हो गया कंपलसरी एक्विजिशन, तो ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है सर? किसे मिलेगी? किसे मिलेगी एग्जेम्पशन? यहां देखिए चेंज आ गया सर, चेंज आ गया। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अभी क्या हो गया? एनईएसएसई। मतलब क्या कंपनी को भी मिलेगा ये एग्जेम्पशन? एओपी को मिलेगा, हाँ। बीओआई को मिलेगा, हाँ। सभी को मिलेगा सर। तो यहाँ पर एक तो नया चेंज आया है, किस किस को एग्जेम्पशन मिलेगा? एनईएसएसई, एनईएसएसई विल गेट द एग्जेम्पशन। अच्छा, क्या एक्वायर, क्या जाएगा हमारे हाथ से? सर देखो, वैसे तो ऊपर पढ़ने में समझ आ गया है कि कंपलसरी एक्विजिशन होना चाहिए किसका? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। मतलब ये एग्जेम्पशन उसके लिए अवेलेबल नहीं है जो अपनी वॉलेंटरीली सेल कर रहा है। अगर मैं जानबूझ के अपने हिसाब से सेल कर रहा हूं, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन किसके लिए? कंपलसरीली एक्वायर किया, ठीक है? तो there must be compulsory acquisition of land and building or any right in land and building forming part of an industrial undertaking। कुछ इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है? इंडस्ट्री। अच्छा, एक और चीज, फिर वही बात आ गई, जैसे ही हमने एग्रीकल्चर के लिए बात की थी कि आपको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करना पड़ेगा पिछले 2 सालों में, वैसे ही उन्होंने बोल दिया यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन द लास्ट 2 years प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। दोस्त इसका मतलब पता है क्या है कहने का? जैसे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी बोला, इसके लिए भी बोला, तो कई बार आपने देखा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद पड़ी होती हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि ये भाई साहब 5 साल हो गए हैं ये खाली पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, उसके लिए एग्जामेशन नहीं मिलेगा। मतलब चलती हुई होनी चाहिए साहब, वर्किंग होनी चाहिए, वर्किंग इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्त, वर्किंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद सर ये समझ में आ गया किस किस को मिलेगा, ये समझ में आ गया कि कौन सा एसेट जाएगा। खरीदना क्या पड़ेगा? बिना खरीदे तो आप कुछ देते नहीं हो एग्जामेशन। वो कह रहे हैं ना, पैसा आया ना तो पैसा कहीं इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करें पैसा? परचेज, या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो एनी काइंड ऑफ लैंड बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग। या तो ये जो इंडस्ट्री गई है इसको शिफ्ट कर लो, या फिर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या फिर एक नई इंडस्ट्री बना। तो दोनों ही केसेस में आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम पूरा सामान वामान उठा के लेके गए, पूरी इंडस्ट्री का सामान उठा के लेके गए, एक नई जगह हमने इंडस्ट्री, वही वाली इंडस्ट्री शिफ्ट कर ली। या फिर एक और काम भी कर सकते हो आप, ये वाला हमने सारा स्क्रैप वगैरह जो भी था, सारी मशीनरी थी, सब बेच दिया और हमने एक दूसरी जगह जाके नई इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है? तो इस केस में वो लिबरल रहे, उन्होंने कहा दोनों में से कुछ भी करोगे चलेगा। कितने टाइम में? सर इंडस्ट्री लगानी है, घर नहीं खरीदना, ना ही कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, टाइम लगता है बॉस, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर आपको टाइम कितना दे दिया? 3 years दे दिया, 3 years दे दिया।
ठीक है सर, यहाँ पर अगेन गलती होगी। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, वही बात दोस्त जो पहले पढ़ा था वही है, कुछ नया नहीं है। अगर आपने इस इंडस्ट्री को बेचकर 100 लाख का कैपिटल गेन हुआ है आपको, कैपिटल गेन 100 लाख का हुआ है, तो हम देखेंगे आपने नया इन्वेस्टमेंट कितने का किया। आपने नया इन्वेस्टमेंट किया 60 लाख रुपीस का, तो 40 लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएगा। 40 लाख रुपीस के कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। अगर 100 लाख का कैपिटल गेन था, आपने इंडस्ट्री भी जो 100 लाख की खरीद ली, कोई नई इंडस्ट्री जो सेटअप की वो भी 100 लाख की थी, जीरो कैपिटल गेन, ठीक है ना दोस्त। 100 से ज्यादा की खरीद ली, 120 लाख की खरीद ली, तो भी जीरो कैपिटल गेन, माइनस में नहीं जाता, ठीक है ना दोस्त। चलिए अदर कंडीशंस, वही सेम कंडीशन सर, 3 साल का लॉक इन पीरियड, 3 साल तक के लिए पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर विड्रॉ किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से तो फिर टैक्स लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था हमने पहले वाले पॉइंट पे टाइम ज्यादा इसीलिए लगाया क्योंकि आपका बेस क्रिएट करना था। एक बार आपका बेस क्रिएट हो गया तो फिर हम दूसरी चीजों को उससे कनेक्ट करते हुए आगे लेते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। परचेज के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, 2 साल। कंस्ट्रक्ट के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, 3 साल। आगे आइए, यहाँ पर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करना था, याद करने की जरूरत नहीं है, परचेज के लिए 2 साल का टाइम है, ये देखो तो 2 साल। यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करनी थी, कंस्ट्रक्ट करवानी थी, परचेज और कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं किया, 3 साल का टाइम दे दिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको हाल ही याद हो जाएंगी। अब हमने क्या क्या कर लिया, 54 करा था वो किसका था, रेजिडेंशियल हाउस। 54B करा था वो किसका था, एग्रीकल्चरल लैंड। 54D पढ़ा अभी वो किसका है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर हमने कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब हम 54EC पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। 54EC पढ़ रहे हैं, ये किसका है ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फिर वही बात, किस किस को मिलेगा, किस किस को मिलेगा। ये देखिए, पहले ये देख लेते हैं है क्या। कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। सर कहानी थोड़ी चेंज हो गई है, कहानी थोड़ी चेंज हो गई। कैसे सर, दोस्त अभी तक देखो क्या पढ़ा, मैं कनेक्ट करते हुए लेके चल रहा हूं, बहुत इजी हो जाएगा इससे आपके लिए, बहुत ध्यान से चलते रहना बस मेरे साथ। सर सबसे पहले क्या करा, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे सर ये बार बार वापस क्यों जा रहे हो, आई एम कनेक्टिंग इट सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सबसे पहले क्या बोला, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। कुछ बेचोगे, क्या बेचोगे ये बता दिया, ये बेचोगे तो मिल जाएगा एग्जम्पशन, ये बेचोगे तो मिल जाएगा, ये बेचोगे या ये कंपल्सरी एक्वायर हो गया तो मिल जाएगा। यहां पर देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। यहां पर ये नहीं बोल रहा कि ये एसेट बेचोगे तो मिलेगा, ये एसेट बेचोगे तो मिलेगा, ये एसेट बेचोगे तो मिलेगा, ये एसेट बेचोगे तो मिलेगा। नो, ऐसी बात नहीं की यहाँ पे। यहाँ पर क्या बोला, बेचोगे क्या, उसकी तो बात ही नहीं की। वो कह रहा है किसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो जो जो भी प्रोसीड्स आई, जो भी मनी आया, उसे इन्वेस्ट अगर सर्टेन बॉन्ड्स में कर दिया तो एग्जेम्पशन दे देंगे। तो ऊपर के 3 एग्जेम्पशन कैसे चल रहे थे, ऊपर के 3 एग्जेम्पशन कैसे चल रहे थे दोस्त, कि ये बेचा और इसमें पैसा डाला तो मिलेगा, ये बेचा तो इसमें पैसा डाला तब मिलेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं बेचा क्या उससे मतलब नहीं है, बेचा क्या वो अभी नहीं बताया हेडिंग में, उन्होंने कहा इसमें पैसा डालोगे तब मिलेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तब मिलेगा, इसमें अपना फंड्स एम्प्लॉय करोगे तब मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं किसे किसे मिलेगा। सबसे पहले किसे मिलेगा, एनी असेसी, किसी को भी मिल जाएगा सर, कंपनी होगी, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एसेट, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ एसेट विल यू सेल टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस एग्जेम्पशन। क्या जाएगा, तो ऊपर तो कुछ लिखा नहीं था, देखते हैं यहां तो लिखा हुआ है। देखो सर वो ये नहीं बोल रहा कौन सा एसेट होना चाहिए, वो ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म
कैपिटल एसेट होना चाहिए, या तो लैंड या बिल्डिंग या दोनों। तो यहां पर क्या समझ आया, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग और बोथ। ठीक है सर, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा एसेट कैन ऑल्सो बी अ डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। कह रहा है अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो किसी एसेट पे, जैसे प्लांट मशीनरी है, एसी लगा है आपके ऑफिस में और आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो उस केस में उसको बेचने पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर भी बेनिफिट मिल जाएगा इस केस में, इस सिनेरियो में। प्रोवाइडेड आपने उसे 36 मंथ्स के लिए होल्ड करा होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे भी इसे भी लॉन्ग टर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर तो बोलिए था लॉन्ग टर्म। अच्छा, लैंड बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म मतलब 2 इयर्स से ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में आता है। अब सर करेंगे क्या जब एग्जेम्पशन मिलेगा, ये तो समझ में आ गया कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग और बोथ। कौन से वाले सर, लॉन्ग टर्म वाले, या फिर डेप्रिशिएबल एसेट, ये भी 36 मंथ से ज्यादा वाला, मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। कंडीशंस क्या है एग्जेम्पशन के लिए, कब मिलेगा एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर पैसा डाल देंगे। जितने का कैपिटल गेन हुआ है, अमाउंट इक्वल टू कैपिटल गेन अराइजिंग शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ्स। मतलब वो कह रहे हैं कैपिटल गेन का अमाउंट जो भी है उसे लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में डाल दो। कितने टाइम में? 6 मंथ्स में। 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही ट्रांसफर हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में पैसा डाल दो। नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, हमें तो यही नहीं पता सर। तो आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट क्या है। सर्टेन बॉन्ड्स बोला था ना, बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करता है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL बॉन्ड्स इशू करता है, या फिर इसी टाइप के कोई बॉन्ड्स नोटिफाइड जो गवर्नमेंट करेगा ऑन और आफ्टर 1/4/2018। उसमें पैसा डाल दो 5 साल के लिए, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो वो पैसा आपको 5 साल के लिए मिनिमम डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया, समझ में आया कुछ? कह रहा है लैंड बिल्डिंग सेल की कैपिटल गेन हुआ कितने का, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ। कह रहा है 40 के 40 लाख बॉन्ड्स में डाल दो। कौन से बॉन्ड्स में? या तो NHAI के बॉन्ड्स हैं, या फिर RECL के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इशू करती है। इन बॉन्ड्स में पैसा डाल दो। कितने टाइम के लिए? 5 साल। 5 साल के लिए पैसा डाल दो इसमें। अब 2-3 क्वेश्चन ये खड़े हो जाते हैं सर। अच्छा, फिर क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। सर अगर 20 लाख डाला तो फिर वही बात, 20 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 20 लाख पे टैक्स लग जाएगा। कब डालना है? 6 मंथ्स के अंदर डालना है, या 2 साल, 2 साल का टाइम नहीं है। क्योंकि घर खरीदना था तो घर ढूंढोगे, पसंद आएगा तब लोगे। एग्रीकल्चरल लैंड भी ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा। इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, 3 साल का टाइम दे दिया। ये तो बने बनाए बॉन्ड रखे हुए हैं सर, खरीदना है, यस या नो करना है। खरीदना है नहीं खरीदना बस देखना है। अच्छा एक चीज और, 5 साल बाद ये जो पैसा है ये रिडीम हो जाएगा, ये वापस मिल जाएगा, यू विल गेट बैक द मनी। तो इस एग्जेम्पशन का नेचर थोड़ा चेंज हो गया। यहां पर कैपिटल गेन किसी भी चीज को बेचने पे हो रहा, डेप्रिशिएबल एसेट है उसे बेच दिया। हम बस टैक्स देना नहीं चाह रहे बेमतलब में फालतू का। तो उन्होंने आपको एक सॉरी वे आउट दे दिया, उन्होंने कहा बॉन्ड्स खरीद लो, 5 साल के लिए उस पैसे को भूल जाओ, 5 years के लिए उस पैसे को भूल जाओ, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो हैं वो 5 years के बाद ही रिडीम होंगे।
क्या सर इन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो सही है सर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपके पास पैसे की अभी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, अगले 5 साल में आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी बेचो और पैसा कहाँ लगा दो? बॉन्ड्स में लगा दो। NHAI के बॉन्ड्स ले लो या फिर RECL के बॉन्ड्स ले लो, उसमें पैसा डाल दो 5 ईयर्स के लिए। 5 साल बाद पैसा भी वापस मिल जाएगा और अभी टैक्स जो लग रहा था वो भी बच जाएगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ये बेचोगे तब डाल सकते हो, ये बेचोगे तो क्या सर हम रेजिडेंशियल हाउस सेल करें तब भी ये मिल सकता है फायदा? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल 100%। क्योंकि लिखा हुआ है लैंड बिल्डिंग बोथ। तो क्या रेजिडेंशियल हाउस लैंड बिल्डिंग में नहीं आता? सर शोरूम पर या फिर हमारे स्टोर पर या हमारी फैक्ट्री में AC लगा है सर, उसे बेचने पर भी ये एग्जेम्पशन मिल सकती है। जी हाँ सर, फैक्ट्री बेचने पे भी मिल सकती है। जी हाँ सर, एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर भी मिल सकती है। जी हाँ, लैंड लिखा तो है। तो सर ये ऊपर वाली एग्जेम्पशंस भी मिल सकती हैं क्योंकि ये भी ऊपर कवर्ड है, 54 में कवर्ड है, ये 54B में कवर्ड है और फैक्ट्री इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 54D में कवर्ड है। तो इन सब के बेचने पर ये भी एग्जेम्पशन मिलेगी और ये भी एग्जेम्पशन मिलेगी और ये वाली जो आप 54EC पढ़ा रहे हो अभी, ये भी मिलेगी। दोस्त बिल्कुल दो दो एग्जेम्पशन मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस, सपोज करो रेजिडेंशियल हाउस मैंने बेचा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। रेजिडेंशियल हाउस मैंने बेचा, उस पर कैपिटल गेन कितना हुआ? 50 लाख रुपीस का हुआ सर। तो इट इज पॉसिबल कि आप नया घर खरीद लो, न्यू हाउस खरीद लो। कितने का खरीद लिया सर? न्यू हाउस खरीद लिया 30 लाख रुपीस का। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिल गई? हाँ मिल गई। कितने की? 30 लाख रुपीस की। बाकी बचे 20 लाख का एक काम कर सकते हो, बॉन्ड्स खरीद लिए NHAI के। तो क्या सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन मिल गई? हाँ सर मिल गई। कितने की? 20 लाख की। तो क्या दोनों एग्जेम्पशन मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। एलिजिबल हो आप, जीरो कैपिटल गेन। कुछ पैसे में आपने घर खरीद लिया, कुछ पैसे के बॉन्ड्स खरीद लिए, पूरा पैसा बच गया सर। सर पूरे का घर खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हो। 50 लाख में से 50 लाख का घर खरीद लो, तब तो 54 का एग्जेम्पशन है ही। पूरे के सर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं? 50 लाख में घर नहीं खरीदा, पूरे के बॉन्ड्स खरीद लिए, वो भी खरीद सकते हो, कुछ नहीं बचेगा, कैपिटल गेन जीरो। ये ऑप्शन हर में अवेलेबल है, बिल्कुल है। कहीं लिखा नहीं हुआ ना, अगर ये कह देता यहाँ पर कि नहीं इसमें एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब ऊपर एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है दोस्त। तो ये तो क्या है, बेचो कुछ भी, खरीदोगे क्या? बॉन्ड्स खरीदो। ठीक है, बॉन्ड्स खरीदने पर एग्जेम्पशन। चलिए आगे चलते हैं। द एसएससी शुड नॉट ट्रांसफर और कन्वर्ट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स देखो 5 साल के लिए कन्वर्ट नहीं करने, 5 साल के बाद ही होगा। एक और चीज बोला, ये जो बॉन्ड्स और FD होते हैं ना, ये जो बॉन्ड्स हो गए या FD हो गया, क्या होता है, इनको एज अ सिक्योरिटी रखकर आप लोन निकाल सकते हो बैंक से। इनको एज अ सिक्योरिटी रखकर आप लोन निकाल सकते हो। तो उन्होंने कहा इस पर लोन भी मत निकालना। अगर लोन निकाला तो हम ये मान लेंगे कि आपने इसको किसी ना किसी तरीके से यूज कर लिया। देखो क्या हुआ, आप समझना बात को। 50 लाख के बॉन्ड खरीद लिए, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, भैया ये पैसा तुम हमारे पास रखे रहना। आपने क्या किया, इस 50 लाख के बॉन्ड खरीद के इसको मॉर्गेज किया बैंक में और इस पे एक 40 लाख का लोन निकाल लिया। तो आपने ये पैसा यूज कर लिया ना सर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपने इसे गिरवी रख दिया ना बैंक में, मॉर्गेज करा लिया ना, या फिर इसे ऐसा सिक्योरिटी रख लिया ना, इसके बिहाफ पर लोन निकलवा लिया। तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर। तो मतलब बेसिकली वही बात हो गई,
वही जो पुराना सिस्टम चला रहा है वही चलेगा। लेकिन देखो सुनो यहाँ पर, इसमें मैक्सिमम अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा वो है 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। मान लीजिए मैंने कोई एक बिल्डिंग बेची, मैंने बिल्डिंग सेल की, उस बिल्डिंग को सेल करने पर, उस बिल्डिंग को सेल करने पर क्या हुआ दोस्त, 100 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब इस बिल्डिंग को सेल करने पर 100 लाख का कैपिटल गेन तो हुआ। नाउ आई एम आस्किंग यू, मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए कितने के, 100 लाख के बॉन्ड्स खरीद लिए सर। 54 ईसी में एग्जेम्पशन दे दो, 54 ईसी में एग्जेम्पशन दे दो, सिर्फ 50 की ही मिलेगी सर। मैक्सिमम अमाउंट 50 की है, उससे ज्यादा की नहीं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना सर। तो यहाँ मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करेंगे सर। अच्छा, अदर कंडीशंस में क्या आ जाएगा, लॉक इन ऊपर तक 3 3 साल का था, यहाँ पे 5 साल। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड 5 साल में रिडीमेबल है, तो यहाँ पर लॉक इन 5 साल का। और अगर आपने 5 साल के पहले विड्रॉ किया या उस पर लोन ले लिया, उससे क्या होगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। सीधी सी बात, कैपिटल गेन आ जाएगा। इसी की एक रेप्लिका नीचे वाला है, ये इसी का ऊपर वाला जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा उसी की रेप्लिका है। इसमें क्या करा, ऊपर बॉन्ड्स था, यहाँ पे कुछ और यूनिट्स नोटिफाई करेंगे, वो खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, अभी तक वो स्पेसिफाई नहीं किए, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड कुछ नहीं बदला, बॉन्ड्स की जगह कुछ और हो गया। अच्छा, यहाँ पर असेसी किसे किसे मिलेगा, एनी असेसी किसी को भी मिल जाएगा, कंपनी, एचयूएफ, इंडिविजुअल, सबको मिलेगा। एसेट टाइप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो ऊपर तो बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए या दोनों में से कुछ भी एक, या डेप्रिशिएबल, ये कह रहे लॉन्ग टर्म होना चाहिए सर, कैसा भी हो हमें मतलब नहीं है। तो सब कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ लॉन्ग टर्म आ गया है। सेम कंडीशन कह रहे हैं, स्पेसिफाइड फंड में पैसा डाल दो 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने उसको ट्रांसफर कराया है या कन्वर्ट कराया है, लोन में ले लिया विद इन 3 years, तो कैपिटल गेन मान लेंगे। तो लॉक इन कितने का हो गया, 3 years का हो गया। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना, जितना कैपिटल गेन हुआ है या फिर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया फंड में, विच एवर इज योर। ठीक। टोटल मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 50 लाख, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते जैसे कि ऊपर था। और अगर विड्रॉ करा पहले कुछ भी तो कैपिटल गेन हो जाएगा। एकदम सेम डिट्टो। क्या बदला, दो चीजें बदली, एक तो सर्टेन बॉन्ड्स की जगह स्पेसिफाइड फंड कर दिया, दूसरा यहाँ पर लॉक इन 5 साल का था, यहाँ पर लॉक इन 3 साल का है, बस और कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, ये फंड स्पेशली गवर्नमेंट ने क्यों दिए हैं? देखो दोस्त, गवर्नमेंट को चाहिए होता है कई चीजों के लिए पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। जैसे गवर्नमेंट को हाईवेज बनाने तो एनएचएआई को चाहिए पैसा, ठीक है। अब उनको फंड चाहिए होता है, तो कई तरीके होते हैं फंड्स के। गवर्नमेंट क्या करती है, ये आपको एग्जेम्पशन दे दिया, तो आपको क्या मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, आपको तो पता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है। तो अब वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप खरीद लोगे, 5 साल अपना कैपिटल गेन बचा लोगे, वहां गवर्नमेंट को फंड चाहिए था, वो फ्री में फंड मिल गया गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो ये रहता है बस, और कुछ नहीं। अब सारी एग्जेम्पशन खत्म हो गई, बस एक एग्जेम्पशन बची हुई है, एक एग्जेम्पशन और करते हैं हम, उसके बाद ये चैप्टर ओवर। So now we'll cover the last exemption. Here the exemption is capital gain on sale नहीं है, यहाँ पर परचेज होगा, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल। ठीक है, तो मैं इसे परचेज, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। अभी देखिए, सेक्शन 54 नहीं है, ये सेक्शन 54 भी चेंज होगा। कैपिटल गेन ऑन परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, यहाँ पर क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं इसका। कैपिटल गेन ऑन परचेज ऑफ, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अभी तक देखिए क्या था। सबसे पहले मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। 54 में आपने सेल क्या किया होगा और परचेज क्या करना होगा। ठीक है, सेल क्या होगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेज भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करनी होगी। 54 बी में एग्रीकल्चरल लैंड, और यहां पर भी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करना होगा। 54 डी में
इंडस्ट्री का कंपलसरी एक्विजिशन, और यहाँ पे आपको सेटअप भी क्या करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री करनी पड़ेगी। 54 EC में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, या फिर कोई डेप्रिशिएबल एसेट हो 36 मंथ से ज्यादा। ठीक है, क्या खरीदना पड़ेगा, बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे सर। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो था वो सेक्शन नंबर 54 EE। 54 EE, इसमें क्या करना पड़ेगा सर, लॉन्ग टर्म एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट। खरीदना क्या है, यूनिट्स खरीदने हैं स्पेसिफाइड फंड के। ठीक है, सिंपल है, एक ही चार्ट में आ गया। अभी ये सेक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस सेक्शन, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये वाला सेक्शन क्या बोल रहा है। फिफ्टी फोर एफ, ठीक है, सेक्शन 54F। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, ये कह रहा है रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो। तो सर इस टाइप का तो सिमिलर सेक्शन यहाँ भी था, सेक्शन 54 भी है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, क्योंकि ये भी कह रहा है परचेज कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये भी कह रहा है परचेज कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या एक ही चीज के लिए दो सेक्शंस, ये तो सेंस नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। दोस्त यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये बोल रहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पे ही ये वाली एग्जेम्पशन मिलेगी, यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पर ही मिलेगी, ये कहेगा एनी एसेट, मतलब कुछ भी बेचो और घर खरीद लो। घर 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 घर, मैंने आपको बताया दे स्ट्रेस ऑन यू बाइंग अ हाउस सो मच, वो चाहते हैं कि आप घर खरीद लो, तो ये स्पेशल एग्जेम्पशन दे दी कि कुछ भी बेचो घर खरीद लो, गाड़ी बेचो घर खरीद लो, कुछ भी बेचो आप घर खरीद लो। हेलो, हाँ ठीक, हाँ हाँ जी सॉरी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 54 एंड 54F में दोनों में परचेज तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही करनी है, लेकिन सेल क्या होगा, यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल होगा, यहाँ पर कुछ भी सेल करना है, कि कुछ भी बेचो और खरीद, अगर आप बेचा कुछ भी, लेकिन अगर आप परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर घर बेच के घर खरीद रहे हो सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन ले लो, अगर कुछ और बेच के घर खरीद रहे हो 54F की एग्जेम्पशन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन 54F में क्या लिखा हुआ है। परचेज या इन्वेस्टमेंट लिख दो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, मैं आपको नोट्स में सही करके दे दूंगा, दिस इज सेक्शन 54F। ठीक है, चलिए एलिजिबल एसएससी। अच्छा, घर कौन खरीदता है, कंपनी खरीदती है क्या बॉस, नहीं खरीदती। एग्रीकल्चरल लैंड में भी इंडिविजुअल और एचयूएफ था, क्योंकि वही खरीदते हैं, कंपनी तो खरीदती नहीं है। चलिए सर, एसेट टाइप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कह रहे हैं कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल एसेट सेल करोगे तो मिल जाएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करोगे तो मिल जाएगा एग्जेम्पशन, अगर इन्वेस्ट इसमें कर दिया। लेकिन वो कह दिया कि हाउस प्रॉपर्टी सेल करना, हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पर ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन सेक्शन 54 कि हाउस प्रॉपर्टी बेचा और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों डाला हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि सेक्शन 54 है इसके लिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में मिलेगी, कुछ और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी एग्जेम्पशन 54F में मिलेगी। क्लियर है, चलिए। लेकिन ये एक प्लॉट ऑफ लैंड अगर आपने बेचा तो उस पर भी एलिजिबल है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए सर। ठीक है, क्या खरीदना है, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने पर ही है,
या तो उसके बेचने के 1 साल पहले, या उसके बेचने के 2 साल बाद तक, या फिर 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करा लो। फिर वही बात सेक्शन 54 वाली बात है, यहाँ पर रिपीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये है कंडीशन। और भी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को एक बार देखते हैं। द assessee should not already have more than one residential house property on the date of transfer. आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। एक घर है और ये वाला जो घर आप खरीद रहे हो इस सेक्शन 54F में, वो दूसरा घर हो जाएगा तो चलेगा। आपके पास ऑलरेडी 2 घर थे, ये तीसरा घर खरीद रहे हो तो एग्जेम्पशन नहीं है। ये जरूरतमंद लोगों के लिए है बॉस, जिनके पास घर नहीं है या फिर एक ही घर है, उनके लिए। आप 5-5 घर लेके बैठे हो, आपने अपनी बेची मर्सिडीज, ठीक है, ऑफिस की मर्सिडीज है या फिर ऑफिस की कोई गाड़ी बेच दी आपने, और आपने एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए घर खरीद लिया, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्योंकि क्यों, 5 घर ऑलरेडी है, तो जिस डेट पे ट्रांसफर किया उस दिन एक ही घर होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन द पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक कोई और घर खरीदना भी मत। एक तो पहले ही था, दूसरा ये खरीद लिया, अब अगले 2 साल तक कोई घर मत खरीदना, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। या फिर अगले 3 साल तक कोई घर कंस्ट्रक्ट मत कराना, ठीक है। तो अगले 2 साल तक यही घर खरीदना और अगले 3 साल तक यही घर कंस्ट्रक्ट कराना। एक और घर, मान लीजिए आपके पास एक घर पहले से है, डेट ऑफ ट्रांसफर पे एक घर है, आपने कुछ बेचा और आपने एक और घर खरीद लिया, और फिर 1 साल बाद एक और घर खरीद लिया, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बॉस, एग्जेम्पशन नहीं, ठीक है। तो एक और घर मत खरीदना, ना तो एक से ज्यादा घर आपके पास ऑलरेडी हो, ना ही आप एक से ज्यादा घर परचेज करो, ठीक है। सो यू शुड हैव, आफ्टर बाइंग दिस हाउस, you should have in total of 2 houses. That's it. If you have more than 2 houses, this exemption will not be available for 2 years or 3 years. इस पीरियड में ना तो खरीदना ना बनवाना, कोई एक और, समझ गए। चलिए, अगर करवा लिया, अगर खरीद लिया सर, या फिर अगर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, तो जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया है वो जिस साल आप खरीदोगे उस साल में उस पर लग जाएगा टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे सर। ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो नया घर खरीदा है आपने, वो मनी रिसीव फ्रॉम ओल्ड हाउस। यहाँ पर एक और चेंज आ गया दोस्त, अभी तक क्या कह रहे थे कि कैपिटल गेन जितना हुआ है, कैपिटल गेन कितना हुआ 50 लाख का, तो 50 लाख तक का खरीद लो। यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल गेन लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है मनी रिसीव्ड। तो जो भी एसेट बेचा उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है वो देखेंगे, ना कि कैपिटल गेन। मतलब 100 लाख का बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 40 लाख, कैपिटल गेन कितना हुआ 60 लाख। ठीक है दोस्त, तो इस केस में अभी तक बोलते आ रहे थे कि कैपिटल गेन का अमाउंट है उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, यहां पर वो बोल रहा है इस अमाउंट से मतलब नहीं है, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो अब देखते हैं, मैंने अगर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मोर देन द मनी रिसीव्ड, अगर मैंने 100 लाख रुपए मिले थे, मैंने 200 लाख का घर खरीद लिया, पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, पूरा 60 लाख का 60 लाख एग्जेम्प्ट। मैंने 100 लाख का मनी रिसीव किया था, 100 लाख का घर खरीद लिया, 60 लाख का 60 लाख एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर मैंने, तीसरा केस लेते हैं, अगर मैंने 100 लाख मिले थे उसमें से 50 लाख का घर खरीदा, तो क्या 60 का 60 एग्जेम्प्ट होगा? नहीं। कितना? अब इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जेम्प्ट होगा। कैसे? कितना पैसा मिला आपको? 100 लाख। घर कितने का खरीदा? 50 लाख का। तो आपने एक तरह से 50% अमाउंट यूटिलाइज किया ना, जो घर खरीदा वो।
तो इसके केस में माइनस कितना हो जाएगा, 50 लाख माइनस 30 लाख, 20 लाख विल बी योर, वो सॉरी, हाँ 20 लाख विल बी योर, ये क्या है आपका, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, so here 30 लाख will be exempt और 30 लाख पर टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या है, कैपिटल गेन अमाउंट इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड एसेट। ठीक है सर, सिंपल सा लॉजिक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस करना और कुछ नहीं। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा सर, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। जब खरीदने के लिए इतना टाइम दिया है तो इतने टाइम तक पैसा कहाँ रखें, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख लो, अगर निकाल लिया तो टैक्स लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। तो सारे एग्जेम्पशंस आपको समझ आ गए, क्लियर है बॉस? अभी हमारा एक टॉपिक और बचा है, टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन्स। बस ये चीज हमारी बची हुई है, तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ये वाला लेक्चर काफी लंबा हो गया है, सो आई थिंक दिस वील कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, वील रैप इट अप, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, एंड देन वील मूव हेड टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट कुड बी अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। तो देखते हैं उन दोनों में से कौन सा टेकअप करना है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। We'll finish this chapter in the next class. Thank you. Bye.